नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 3 दिलचस्प कहानियाँ जो आपको ज़रूर पसंद आएंगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं पहली कहानी। दोस्तों, जुर्म की दुनिया में कुछ घटनाएं बिल्कुल शीशे की तरह साफ होती हैं, तो कुछ वैसी होती हैं जो सामने होकर भी पर्दे में छुपी रहती हैं, जिसे जिंदा समझकर तलाश किया जाता है, असल में वो खुद मुर्दा होता है। एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जिसमें एक कत्ल ने ही दूसरे कत्ल का राज खोल दिया। मर्डर की ऐसी सच्ची घटना जिसे अंजाम देने वाला खुद मुर्दा था। दोस्तों, प्रस्तुत है रहस्यमयी कहानी देहरादून की एक अजीब मर्डर मिस्ट्री। लेखिका सावित्री बलूनी। ये कहानी है खूबसूरत वादियों वाले शहर देहरादून की। वही शहर जहां देश और दुनिया से लोग घूमने आते हैं। उन्हीं वादियों में 29 अगस्त 2019 की रात दिल दहला देने वाली एक घटना हुई। रात के करीब 11:30 बजे एक घर में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिसमें वहां रहने वाली 25 साल की विवाहिता कामना की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कामना काफी सुंदर लड़की थी और ब्यूटी पार्लर चलाती थी। इस घटना में गोली सिर्फ कामना को ही नहीं मारी गई, बल्कि इनके पति अशोक को भी मारी गई। लेकिन वो गोली उनके पेट को छूती हुई निकल गई थी, जिससे वो घायल हो गए थे, लेकिन जिंदा बच गए। अशोक पहले डीजे का काम करते थे। उसी दौरान कामना से मुलाकात हुई थी। दोनों कई साल तक लिव इन रिलेशन में रहे थे। फिर साल 2014 में दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी। शादी के बाद अशोक ने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू कर लिया था। 29 अगस्त 2019 की रात में हुई घटना को 2 से 3 लोगों ने अंजाम दिया था। अब ये घटना वैसे तो बेहद ही सीधी सपाट थी, क्योंकि कामना के कत्ल के चश्मदीद थे उनके पति। एक तरह से ओपन एंड शट केस, क्योंकि जब इस घटना की सूचना पुलिस को मिली तो दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां कामना को मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद पति अशोक का इलाज शुरू किया गया। उसी समय पुलिस ने अशोक से घटना की जानकारी मांगी। अशोक ने रोते हुए बताया कि कैसे जिसे मुश्किल हालात में सपोर्ट किया और नौकरी दिलवाई, उसी ने मेरी बीवी को मार दिया। उसने बताया कि कातिल कोई और नहीं बल्कि मेरी बुआ का बेटा रिंकू उर्फ अजय वर्मा है। उसके साथ 2 और लड़के आए थे। उन्होंने पहले बीवी को मारा और विरोध करने पर मुझे भी गोली मार दी। पुलिस ने पूछा कि पत्नी की हत्या करने के पीछे आखिर वजह क्या हो सकती है। इस पर अशोक ने बताया कि मेरी बुआ का बेटा पुराना क्रिमिनल है। उसका परिवार रायपुर में रहता है। उसे शुरू से नशे की लत है। इससे मेरी बुआ का परिवार बहुत नाराज रहता था। नशे की वजह से साल 2014 में मारपीट के दौरान उसके हाथों एक लड़के की मौत हो गई थी, जिसके बाद अजय को जेल जाना पड़ा था। लेकिन 1 साल बाद ही 2015 में उसे जेल से जमानत मिल गई थी, पर घर वालों ने उसे नहीं अपनाया था। घर में एंट्री बंद कर दी थी। ऐसे में वो दर दर भटक रहा था। ऐसे हालात में उसकी मदद अशोक ने ही की थी, अपने घर में जगह दी थी। फिर रिंकू उर्फ अजय की राजस्थान में नौकरी भी लगवा दी थी, पर बीच बीच में वो आता रहता था। लेकिन उसके आने से पत्नी नाराज हो जाती थी। इसी खुन्नस में उसने बदला लेने के लिए पत्नी को गोली मार दी। जब मैंने विरोध किया तो मुझ पर गोली चला दी। फिर वो अपने दोस्तों के साथ भाग गया। अब घटना की पूरी डिटेल पाकर पुलिस उसी रिंकू उर्फ अजय की तलाश में जुट गई। उसके बारे में पता लगाते हुए पुलिस रिंकू के माता पिता के घर पहुंची, पूछताछ की, लेकिन घर के लोगों ने सीधे कह दिया कि उनका कोई संपर्क रिंकू से नहीं है। परिवार के लोगों ने यह भी बताया कि 1 साल पहले तक तो वो घूमते हुए घर पर आ भी जाता था, लेकिन पिछले 1 साल से न ही वो घर पर आया और न ही हम लोगों में से किसी से संपर्क किया। पुलिस को ये बातें पहले तो जानबूझकर छुपाने वाली लगी, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे को बचाने के लिए ऐसा ही करते हैं। इसलिए पुलिस ने वहां आसपास के लोगों से पूछताछ की। कई घरों में पूछताछ करने के बाद भी यही पता चला कि वहां किसी ने पिछले 1 साल से अजय को देखा ही नहीं। इसके बाद पुलिस ने फिर से वहीं से जांच शुरू की, जहां कामना और उसके पति को गोली मारी गई थी। लेकिन इस बार पुलिस ने कामना के पति अशोक से नहीं, बल्कि आसपास के लोगों से बातचीत की। सीसीटीवी फुटेज देखा तो उसमें घटना वाले दिन कई लोगों को देखे जाने की बात भी सामने आई, लेकिन वो लोग कौन थे इसकी पहचान नहीं हो पाई। इधर तमाम कोशिशों के बाद भी आरोपी कातिल रिंकू का कोई सुराग नहीं मिल रहा था।
अब कोई सुराग नहीं मिलने पर पुलिस ने सर्विलांस की मदद से आरोपी का पता लगाने की शुरुआत की, जिसके लिए पुलिस ने आरोपी रिंकू का मोबाइल नंबर पूछा। तब पता चला कि जिस नंबर का वो इस्तेमाल करता है वो काफी समय से बंद है। यहां से पुलिस फिर खाली हाथ रह जाती है। इसके बाद पुलिस थक हार कर पूरे जांच की दिशा को बदलने की कोशिश करती है। फिर से पूरी घटना के बारे में अशोक से पूछताछ करती है। इस बार उसके बयान में कुछ अंतर मिलता है, इसलिए पुलिस आसपास के लोगों से भी फिर पूछताछ करती है। इस दौरान पता चलता है कि अशोक और कामना में पिछले काफी समय से अनबन भी चल रही थी। लव मैरिज के बाद दोनों एक साथ काम पर जाते थे, पर कई महीनों से कभी कभार ही साथ आते जाते थे। अक्सर दोनों अलग अलग जाते थे। इस बात को लेकर पुलिस अशोक और कामना दोनों के मोबाइल फोन्स की कॉल डिटेल्स निकालती है। अब तक केस की जांच करते हुए हफ्ते का समय निकल चुका था। कॉल डिटेल्स की जांच में कुछ चौंकाने वाली बात सामने आई। कत्ल के आरोपी रिंकू से पिछले काफी समय से अशोक की बात नहीं हुई थी, लेकिन 2 नंबरों पर खूब बात होती थी। यहाँ तक कि कामना की हत्या वाले दिन और उससे पहले भी अक्सर बात होती थी, लेकिन हत्या के बाद 1 हफ्ते के भीतर उन नंबर्स पर कोई बात नहीं हुई थी। फिर देखकर पुलिस चौंक जाती है। इसलिए पुलिस पता लगाती है कि आखिर इन नंबर्स का राज क्या है। दोनों नंबर्स के बारे में पुलिस ने अशोक से ही जानकारी मांगी। तब अशोक ने बताया कि ये दोनों नंबर उसके 2 करीबी दोस्तों के हैं, जिनके नाम हैं दीपक और गौरव। अब पुलिस ने उन दोनों की जानकारी भी जुटाई तो वो अपने घर पर नहीं मिले। इसके बाद उनकी लोकेशन के आधार पर 9 सितंबर 2019 को दोनों तक पुलिस पहुंच जाती है। अब पुलिस दोनों से पूछताछ करती है। शुरू में तो दोनों ये बताते हैं कि वे और अशोक सभी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जब ये पूछा गया कि इतने अच्छे दोस्त थे तो अशोक की पत्नी की हत्या हो गई और दोस्त को गोली लगी, फिर भी वो अस्पताल नहीं आए, ऐसा क्यों? दूसरी बात कि इतनी घटना के बाद भी न ही अशोक ने तुम दोनों को फोन किया और न ही तुम लोगों ने उसे कॉल की। अब इन सवालों पर दोस्त गोलमोल जवाब देने लगते हैं। इसे देख पुलिस का शक बढ़ गया। फिर कड़ाई से पूछताछ की तो दोनों ने जो खुलासा किया उसे सुनकर तो पुलिस भी सन्न रह गई। दरअसल पुलिस जिसे कातिल समझ रही थी उसकी तो 10 महीने पहले ही हत्या हो चुकी थी, यानी वो मर चुका था। यानी पुलिस एक मुर्दे को कातिल समझकर तलाश कर रही थी। उसकी हत्या में अशोक और इन 2 दोस्तों के अलावा परवेज नामक तीसरा दोस्त भी शामिल था। अब इस घटना का खुलासा हुआ तो पूरी कहानी ऐसे सामने आई। कामना की हत्या उसके पति ने ही की थी, फिर अपने दोस्तों से अपने ऊपर गोली चलवाई। ऐसा इसलिए किया था क्योंकि शादी के कुछ साल बाद ही कामना किसी और लड़के की करीबी दोस्त बन गई थी। ऐसे में उसके पति यानी अशोक को शक हो गया था, इसलिए उसने पत्नी को मारने की साजिश रच डाली थी। ये साजिश वो 1.5 साल से रच रहा था। इसलिए उसने अपनी बुआ के लड़के को मोहरा बनाया, क्योंकि तमाम क्राइम सीरियल्स देखने से उसे लग गया था कि अगर किसी मरे हुए पर ही कत्ल का इल्जाम लगा दिया जाए और ये पता ही ना चल सके कि कातिल जिंदा है या मर गया, तो फिर ये क्राइम हमेशा राज ही रह जाएगा। बस इसलिए उसने साल 2018 के नवंबर महीने में ही बुआ के बेटे रिंकू की हत्या कर दी थी। रिंकू की हत्या को बेहद ही शातिर तरीके से अंजाम दिया गया था। जेल से आने के बाद अशोक ने रिंकू को कुछ दिनों तक अपने घर में ही रखा था। इसके बाद उसे राजस्थान के सीकर में दोस्तों के जरिए नौकरी दिलाने का झांसा दिया था। ये बताया कि उसे नौकरी मिल जाएगी, इसलिए नौकरी पर भेजने से पहले अपने बर्थडे की पार्टी में दोस्तों के साथ सबने खूब शराब पी। इसके बाद एक कार से सभी लोग राजस्थान के सीकर के लिए निकल गए। सीकर के पास पहुंचने पर सभी ने मिलकर अजय की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। इसके बाद उससे जुड़े सभी कागजात को गायब कर दिया ताकि उसकी पहचान न हो सके। फिर उसके शव को सुनसान झाड़ियों में फेंक दिया था। नवंबर 2018 में ही सीकर पुलिस को झाड़ियों से उसका शव भी मिला था,
लेकिन लाश की पहचान नहीं हो सकी थी। पुलिस ने इस केस को ब्लाइंड समझकर एक तरह से फाइल बंद कर दी थी, लेकिन अब उसकी मौत के 10 महीने बाद अचानक उस हत्या का राज भी खुल गया। अब देहरादून पुलिस और राजस्थान पुलिस ने मिलकर इस पूरे केस का खुलासा किया। इस तरह एक मर्डर ने दूसरे कत्ल की गवाही दे दी और ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा हो गया। पुलिस ने कामना के पति अशोक और उसके तीनों दोस्तों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तो ये थी हमारी पहली कहानी। आपको कैसे लगी? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अब चलिए सुनते हैं दूसरी कहानी। एक अभिव्यक्ति ऐसी भी, लेखिका रंजना शर्मा। दोस्तों, हर किसी के जीवन में घटना या हादसा कह लीजिए होता ही रहता है। कुछ संभावित होता है तो कुछ आकस्मिक। कुछ हादसे ऐसे भी होते हैं जिन्हें झेल जाने के बाद भी यकीन नहीं होता कि ऐसा भी कुछ हुआ था। हादसे बहुत कुछ सिखा जाते हैं या बता जाते हैं जीवन की सच्चाई। आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। किसी की अभिव्यक्ति थी तो किसी के लिए सोचने पर मजबूर करने वाला एक हादसा। सुनंदा यही सोचने पर विवश हो गई थी। पिछले साल जब मेरी पोस्टिंग दिल्ली में हुई तो एहसास भी न था कि एक कमरे के फ्लैट में भी अतिथियों को आवास की सुविधा देनी होगी। सबसे पहले एक नवविवाहित जोड़ी अतिथि बनकर आई। सुदूरवर्ती इलाके से आए थे और दूर के रिश्तेदार भी थे। वे हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा भी करना चाहते थे। मुझे भी साथ चलने के लिए जिद करने लगे तो मैं ना नहीं बोल सकी। ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी लेकर हम निकल गए। हरिद्वार की आरती और गंगा स्नान के बाद दूसरे दिन हम ऋषिकेश पहुंचे। जहां हम ठहरे थे वहां से लक्ष्मण झूला कुछ दूर था, पर शांति और प्राकृतिक सुंदरता की वजह से हम वहीं होटल में ठहर गए। एक गाड़ी का प्रबंध भी हो गया तो दिन का भोजन करके हम घूमने निकल गए। रमेश और लक्ष्मी बहुत खुश थे। उनकी खुशी देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लक्ष्मण झूले पर जाकर लक्ष्मी बहुत ही खुश हुई। एक बच्ची की तरह हंसती रही, उछलती रही। नीचे बहती गंगा को देखकर अभिभूत होती रही। सच, भला कौन गंगा को देखकर मंत्रमुग्ध नहीं होता। ड्राइवर हमें एक ऐसी जगह भी ले गया जहां लोग कम थे। पत्थर, वृक्ष और टीलों के बीच से गंगा बह रही थी। जहां हम गंगा के पानी का स्पर्श ही नहीं, उसके साथ खेल भी सकते थे। ऊपर सड़क पर एक चाय की दुकान के सामने गाड़ी रोककर ड्राइवर ने मुझे नीचे जाने का रास्ता दिखाते हुए कहा, आप लोग यहाँ से नीचे जाइए, रमणीक स्थल है, पर हाँ, गंगा के किनारे में ही रहिएगा। पानी अचानक बढ़ जाता है, ध्यान से, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मैंने कहा ठीक है, और वो चला गया। गंगा किनारे एक बेंच सा भी बना हुआ था। मैं उसी पर बैठ गई, पर रमेश और लक्ष्मी को तो गंगा जल का सुख भी लेना था, तो वे पानी से तालमेल करते हुए किनारे पर जा बैठे। मैं बेंच पर बैठी और आंख बंद कर मन ही मन गंगा वंदना करने लगी। माँ, आप जीवनदायिनी हैं, हमेशा रहिएगा। आंखें खोली तो रमेश मेरी तस्वीर खींच रहा था। मैं हंस पड़ी। अरे जाओ भाई, अपनी पत्नी की तस्वीर लो। सुनो रमेश, ध्यान रखना, किनारे पर ही रहना, नदी के बीच में मत जाना। रमेश हाथ हिलाते हुए स्वीकृति दे रहा था। तभी पीछे से एक स्त्री स्वर सुनाई दिया। ठीक कहा आपने, गंगा का कुछ पता नहीं, कभी भी किसी को भी अपने में समाहित कर सकती है। मैं चकित थी। सन्यासी भेष में ये महिला कभी आई? आते हुए देखा ही नहीं। मैं कुछ कहती उससे पहले ही दूर से रमेश की आवाज आई, चलिए दीदी, चाय पीते हैं ऊपर। ठीक है। पर धीमी आवाज में सन्यासिन कह रही थी, आप थोड़ी देर रुक जाइए ना, चाय वाला नीचे भी चाय ले आता है, मंगवा लीजिए उनको कहकर, मैं भी एक कप ले लूंगी। पता नहीं क्यों मैं ना नहीं कर सकी और भाई से कहा, तुम लोग ऊपर जाओ
और 2 कप यहाँ भिजवा देना। हाँ, अगर ड्राइवर आ गया हो तो बुलवा लेना। अच्छा ठीक है। कहकर चला गया। मैंने पूछा, आपने मुझे क्यों रोका है? कुछ कहना चाहती हैं? मैं शायद आप ही का इंतजार कर रही थी, आपको देखकर चली आई। हाँ, मुझे कुछ कहना है। मैं संक्षेप में ही सही अपनी आप बीती सुनाना चाहती हूँ। दूर से ही आपको देखकर मुझे लगा कि मैं आपके सामने अभिव्यक्त कर सकती हूँ अपनी बात। मैं हतप्रभ थी। कुछ कहती उससे पहले ही सन्यासिन अपनी कहानी सुनाना शुरू कर चुकी थी। पहाड़ों के पीछे से हवा चलने की और सामने गंगा की कलकल करती आवाजों के साथ मानो मेल खा रहा था सन्यासिन की आत्मगाथा सुनाना। मैं पहाड़ों में ही पैदा हुई, यहाँ नहीं, बहुत दूर कहीं एक गरीब परिवार में। मैं पैदा हुई तो मेरे पिता को धक्का सा लगा, ऐसा माँ ने बताया बाद में। वो मुझे देखते तक नहीं थे। उन्हें तो बेटा चाहिए था जो बड़ा होकर उनका सहारा बनता। 1-2 साल में मेरा भाई भी पैदा हो गया तो मेरे साथ पिता की दूरी और बढ़ गई। माँ मेरा साथ देती, प्यार देती और चुपचाप रोती अपनी बेटी के नसीब पर। कभी कभी बालों में तेल लगाते हुए कहती, मैंने बड़ी मुश्किल से तुझे बचा कर रखा है। तेरे पिता ने तेरा जन्म होते ही नदिया में फेंक आने को कहा था, पर मैं अड़ गई। अब भी वो तुझे देखते तक नहीं। न जाने कब तक मैं तेरा सहारा बन पाऊंगी। मैं बच्ची थी, तब भी सब समझती थी। धूप छांव को सहते हुए मैं कब 10-11 साल की हो गई, कुछ पता ही नहीं चला। मैं खेलती थी, हंसती थी, जो मिला खा लेती थी। माँ के प्यार में विभोर रहती थी। पर दिन भर मजदूरी करके जैसे ही पिता घर आते, मैं कहीं कोने में दुबक जाती थी। बहुत डरती थी मैं अपने पिता से। समय बीत रहा था। मैं माँ के काम में हाथ बटाने लगी थी, पर पिता के सामने न जा पाती। एक रोज की बात है, माँ ने कहा, बेटी ये कुछ कपड़े हैं, जरा आंगन में सुखा दे। मैं तत्पर हो गई। घर में माँ और मैं ही थे, तो मैं सांस ले रही थी। कपड़ों को डाल ही रही थी कि सामने से पिता को आते हुए देखा। साथ में 2 और लोग थे। नहीं जानती थी उनको मैं हड़बड़ाकर भागने का उपक्रम कर ही रही थी कि पिता ने बड़े प्यार से कहा, अरे बेटी कहाँ जा रही हो? रुको। पिता की बोली में आज मिठास कैसे? मुझसे बात कर रहे हैं। मैं अवाक थी। उन्होंने मुझे कहा, यहाँ इनको नमस्ते करो। ये शहर से आए हैं, मेरे दोस्त हैं। मैंने नमस्ते कहा। तभी माँ भी आ गई और इशारों में मुझे घर के अंदर जाने को कहा। पिता में आए परिवर्तन को देखकर मैं आश्चर्यचकित भी थी तो खुश भी थी। मुझे परिवर्तित पिता को और देखना था, इसलिए रसोई की खिड़की से छुप कर देखने लगी। मेरे पिता और उनके दोनों दोस्त मेरी माँ को कुछ कह रहे थे, जिसे मानने से माँ मना कर रही थी। हाव भाव से पता चल रहा था माँ को उनकी बातें अच्छी नहीं लग रही थी। तभी पिता मेरी माँ पर चिल्लाए, उससे मैं कुछ कहा और माँ रो पड़ी। दोस्तों में से एक ने अपने पैकेट से कुछ नोट निकाले, गिने और पिताजी को दे दिए। पिताजी ने वो पैसे तुरंत माँ को दे दिए। माँ पराजित हो गई। उन्होंने वो पैसे ले लिए। न जाने क्यों मुझे ये सब देखकर आभास हो रहा था कि बात
कुछ मुझसे ही जुड़ी है, और वो सच था। माता पिता दोनों घर के अंदर आए। पिता ने बड़े प्यार से मुझे कहा, बेटी, तुम्हें मेरे दोस्तों के साथ जाना है। एक बड़े शहर में जाओगी तुम। तुम इन चाचाओं की हर बात मानना बेटा। तुम्हें एक घर में बेटी की तरह रहना है, और जैसे तुम यहाँ अपनी माँ का हाथ बटाती हो वैसे ही करना है? उसके पैसे मिलेंगे। अरे बेटा, घर के काम ही तो करने हैं। तुम्हें अच्छा अच्छा खाना और कपड़ा भी मिलेगा, है? और क्या चाहिए? मैं आता रहूंगा, है? और तुम्हें जो पैसे मिलेंगे ना, ले आऊंगा और तुम्हारे लिए जमा करता रहूंगा। मैंने माँ की ओर देखा। माँ कुछ नहीं बोली, बस आंखें भरी हुई थी उनकी। मुझे दुख हुआ उन्हें देखकर, पर पहली बार पिता को प्यार से कुछ कह दे पाया तो मैं तुरंत मान भी गई। मुझे पेट भर खाना और अच्छे अच्छे कपड़े मिलने वाले हैं, ये सोचकर ही अच्छा लग रहा था। और मैं गांव से शहर आ गई। घर के काम करने लगी। बहुत कुछ करना पड़ता था। धीरे धीरे समझ आने लगा कि मेरे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है। पिता का इंतजार करने लगी। सोचा वो आएंगे तो कहूंगी वो मुझे वापस गांव ले जाएं। लेकिन पिता तो कभी आए ही नहीं। समय का चक्र चलता रहा। एक घर से दूसरे घर, एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाते रहे वो लोग मुझे। घर का काम छूटा, पहुंचाई गई ऐसी जगह जहां मेरी जैसी और लड़कियां भी थीं। खुशी हुई कि चलो बात करने के लिए सहेलियां तो मिली, पर हम सब मिलकर हंस नहीं पाते थे, सिर्फ रोते थे। हमारा मन टूटता रहा, शरीर बिकता रहा, जीवन चलता रहा। मैं स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी कि ये भी एक व्यवसाय ही है। आत्मा की आवाज सुनना चाहती थी जो कह रहा था मर जाओ, पर मैं जिंदा ही रही, सहती रही हर तरह की भावनाएं, दुर्भावनाएं, प्रेम, धोखा और भी बहुत कुछ। लेकिन एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। यही ऋषिकेश में मैंने अपने को स्वतंत्र पाया। जो विदेशी मुझे लेकर आया था वो अकेला ही वापस चला गया। मैं खुश हुई, पर सोचने लगी अब क्या। सड़क के किनारे बैठने पर कुछ पैसे, फल आदि मिल जाया करते थे। एक दिन किसी ने मुझे सन्यासियों के कपड़े भी दे दिए। मैं सन्यासिन की तरह रहने लगी। पैदा हुई तब से हमेशा हर किसी की बात मानती रही। अपने मन की बात सुनकर भी क्या करती। माँ ने बहुत सोचकर मेरा नाम रखा था। उसका मान रखा मैंने। अचानक मैं पूछ बैठी, माँ ने क्या नाम रखा था? सन्यासिन भरी आंखों के साथ मुस्कुराकर बोली, गंगा, गंगा। ठीक उसी वक्त पीछे से चाय वाले ने आवाज दी, दीदी चाय लीजिए। मैं पलटी और चाय ली। उसने पूछा, ये 2 कप चाय क्या आपने अपने लिए मंगाई थी? नहीं नहीं, इनको दो ना, कहकर मैं सन्यासिन की ओर मुड़ी, पर वहां तो कोई नहीं था। इनको? चाय वाला भी कह रहा था, यहाँ तो आप ही है, कोई और तो है नहीं। अरे नहीं नहीं, मैं अवाक थी। कहाँ गायब हो गई वो एक पल भर में? चाय वाले ने कहा, कौन था आपके साथ? गंगा सन्यासिन। हाँ? अब वो चकित था। उसने कहा, दीदी 4 दिन हुए माँ गंगा ने उस सन्यासिन को अपनी गोद में ले लिया। हाँ क्या मतलब? ये इसी जगह सन्यासिन का पैर फिसला था। हाँ?
और वो गंगा के तेज प्रवाह में बहकर न जाने कहां चली गई। पार्थिव शरीर तक नहीं मिला। मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ थी, मैं कुछ न कह सकी। कोई अपनी कहानी ऐसे भी अभिव्यक्त कर सकता है। हाँ, इसका अनुभव हुआ, मन में समाये रखा। आज सोचा मैं भी इस माध्यम से ये अभिव्यक्त करूं, एक अभिव्यक्ति ऐसी भी। ये थी दूसरी कहानी। उम्मीद है आपको ये भी पसंद आई होगी। अपने विचार हमें ज़रूर शेयर करें। और अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं तीसरी और आखिरी कहानी, एक कातिल ऐसा भी, और लेखक हैं यशपाल कालरा। दोस्तों, आज की कहानी सत्य घटना तेलंगाना के रहस्यमय हत्याकांड पर आधारित है। पहचान छुपाने के लिए घटना से जुड़े व्यक्तियों के असल नाम बदल दिए गए हैं। कहते हैं एक अपराध कई अपराधों के लिए रास्ता खोल देता है। गुनाहगार जैसे विवेक शून्य हो जाता है और सही गलत की तमीज खो बैठता है। लेकिन कोई भी अपराधी, चाहे वो कितना ही शातिर क्यों ना हो, कानून की गिरफ्त से ज्यादा देर तक बचा नहीं रह सकता। ठीक ऐसा ही वारंगल के एक निवासी के साथ भी हुआ। उसे लगा था कि कत्ल जैसा संगीन जुर्म करके भी वो आजाद रह सकता है, मगर ऐसा हो न सका। दोस्तों, बात उस समय की है जब कोरोना की महामारी अभी शुरुआती चरण में थी। 6 मार्च 2020 का दिन, वारंगल का रेलवे स्टेशन शायद कोरोना के डर से यात्रियों की भीड़ और दिनों से कम थी। प्लेटफॉर्म पर एक महिला और पुरुष बड़ी बेताबी से कोलकाता जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। ट्रेन समय पर आ गई और वो दोनों उसमें सवार हो गए। ट्रेन चल पड़ी। पुरुष थोड़ा बेचैन लग रहा था तो महिला ने पूछा, सुनो, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अब तो सब ठीक होने वाला है। सुनो ना, कोलकाता पहुंचकर अम्मी अब्बा से शादी की इजाजत मिल जाएगी। अब वहीं हमारा निकाह भी हो जाएगा। आपको तो खुश होना चाहिए। नहीं, मैं तो खुशी हूँ, बस एक बात का डर है, कहीं मेरा अलग धर्म हमारी शादी में रुकावट ना बन जाए। फिक्र ना करो, घर वालों को तो मैंने पहले ही मना लिया है। वहां जाना तो बस, सच बताऊं, एक रस्म है। पुरुष ने एक ठंडी सांस ली और पीठ टिकाकर बैठ गया। थोड़ी देर में महिला का गला सूखने लगा। पुरुष ने थैले में से कोल्ड ड्रिंक निकालकर उसे दी। महिला मुस्कुराई। ओह, गला सूख रहा था। अब बहुत अच्छे हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं। महिला अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त थी। वो कोल्ड ड्रिंक पीते हुए आंखें मूंदकर सुखद कल्पनाओं में खो गई। ट्रेन का सफर जारी रहा। दोस्तों, कुछ दिन बीते और 24 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा हो गई। लोग घरों में दुबक गए, सड़कें सूनी हो गईं। वारंगल के गोरेकुंटा गांव में जूट के बोरे बनाने वाली कंपनी के शटर भी डाउन हो गए थे। 21 मई को कंपनी के मालिक प्रेमनाथ ने एक ऑटो ड्राइवर से कहा, सुनो भैया, हमारा गोदाम कहाँ है मालूम है ना? वहां से बोरे उठाकर इस पते पर पहुंचा दो। हाँ, गोदाम की चाबियां मजदूर अशरफ के पास हैं, जो वहीं बगल में अपनी फैमिली के साथ रहता है। और सुनो भैया, वहीं ऊपर वाले माले में 2 और मजदूर रहते हैं, मनोज और किशन। उनसे बोरे ले लेना। लेकिन जब ऑटो ड्राइवर गोदाम पहुंचा तो वहां उसे ना तो अशरफ का परिवार मिला और ना ही मनोज और किशन मिले। ऑटो ड्राइवर ने प्रेमनाथ को यह सूचना दी तो वो सोच में पड़ गया। अचानक ये लोग कहाँ गायब हो गए? बिना बताए गोदाम अकेला छोड़कर इनको तो ढूंढना पड़ेगा। प्रेमनाथ ने अपने कुछ लोगों के साथ अशरफ और उसकी पत्नी, बच्चों और बाकी 2 मजदूरों मनोज और किशन की सब जगह तलाश की, मगर कहीं कुछ पता न लग सका। दोपहर बाद कुछ बच्चे वहीं एक कुएं के पास खेल रहे थे। अचानक एक बच्चे ने कुएं में झांका तो डर के मारे उसकी चीख ही निकल गई। कुएं में 4 शव तैर रहे थे। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने एक पुरुष, एक महिला, एक किशोर लड़की और 3 साल के एक बच्चे के शव कुएं से बाहर निकाले। उनकी पहचान अशरफ, उसकी पत्नी सलमा, बेटी सितारा
और उसके बेटे अहमद के रूप में हुई। आखिर ये माजरा क्या था? क्या पूरे परिवार ने एक साथ आत्महत्या की थी या फिर उनका कत्ल हुआ था? पुलिस अभी इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर ही रही थी कि अगले ही दिन उसी कुएं से 2 शव और मिले। इस खबर ने तो सारे गांव में सनसनी फैला दी। पुलिस तेजी से इन हत्याओं की जांच में जुट गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। हैरानी की बात थी कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार न तो इन लोगों को जहर दिया गया था और न ही उनके शरीर पर कोई बाहरी चोट के निशान थे। शुरुआती छानबीन से जांच अधिकारी सचिन देव को यह तो पता चल गया कि 20 मई को अशरफ के घर उसके बेटे अहमद का जन्मदिन मनाया गया था। इस मौके पर मनोज और किशन भी मौजूद थे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट हो गया कि इन सभी की मौत 20 मई को रात 9 बजे से 21 मई की सुबह 5 बजे के दौरान हुई थी। जांच अधिकारी सचिन देव दिन रात इन हत्याओं के रहस्य की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। तभी पुलिस को प्रेमनाथ के गोदाम के पास से 2 मोबाइल फोन मिले। इन्हें देखकर जांच अधिकारी की आंखों में चमक आ गई। इस जगह से गोदाम बहुत नजदीक है, हो सकता है ये 2 फोन इन्हीं में से किसी के हों। जांच से ये पता चला कि एक मोबाइल फोन अशरफ का था और दूसरा उसकी पत्नी सलमा का था। इसके बाद सचिन देव ने गोदाम के आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज देखे। 20 मई की शाम करीब 6 बजे एक साइकिल सवार क्राइम स्पॉट की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया और वही साइकिल सवार 21 मई की सुबह 6 बजे वापस आता भी दिखाई पड़ा। सचिन देव ने गोदाम के मालिक प्रेमनाथ को ये फुटेज दिखाए तो वो उस साइकिल सवार को पहचान गया। हाँ साहब, मैं इसको जानता हूँ, इसका नाम सज्जन सिंह है। ये पहले मेरे ही गोदाम में काम करता था। मुझे मालूम है ये कहाँ रहता है। 25 मई को जांच अधिकारी ने सज्जन सिंह को इन लोगों की हत्या के आरोप में अरेस्ट कर दिया। उसके घर की तलाशी ली गई तो वहां से उसका मोबाइल फोन और एट्रिवेन टैबलेट्स के कुछ पत्ते मिले। सज्जन सिंह आरोपों से इनकार करता रहा। नहीं साहब, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं एक गरीब मजदूर हूँ साहब, मैंने किसी को नहीं मारा, मुझे छोड़ दो साहब। लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे सज्जन सिंह ज्यादा देर टिक न सका। उसने जुर्म कबूल करते हुए अपने बयान में कहा, जी मैंने 16 मई से 20 मई के बीच वहाँ कई चक्कर लगाए। वो कुआं भी मैंने अच्छी तरह से देख लिया था। फिर 20 मई की शाम को जब अशरफ के बेटे का जन्मदिन मनाया जा रहा था तो मैं चुपके से उनके खाने में नींद की गोलियां मिलाया। अशरफ, सलमा, सितारा, अहमद, मनोज और किशन सब खाना खाकर बेहोश हो गए और मैंने एक एक करके उन्हें बोरियों में भरा और ले जाकर कुएं में गिरा दिया। बाद में अशरफ और सलमा के मोबाइल फोन गोदाम के पास ही फेंक दिए। मुझे यकीन था कि लॉकडाउन के कारण मुझे कोई भी नहीं देख पाया होगा और मैं बेफिक्र हो गया। सज्जन सिंह ने अपना जुर्म तो कबूल कर लिया था, लेकिन एक बड़ा प्रश्न चिन्ह अभी भी मुंह बाए खड़ा था और वो था कि इन लोगों के कत्ल की वजह क्या थी, यानी मोटिव क्या था। आखिर क्यों सज्जन सिंह ने इतने लोगों को जान से मार डाला था। पुलिस ने जब और सख्ती की तो उसने इस राज से भी पर्दा हटा दिया। सज्जन सिंह का बयान पूरी तरह चौंकाने वाला था। इन हत्याओं के पीछे की वजह का पहला सिरा जुड़ता है 6 मार्च को वारंगल रेलवे स्टेशन पर उस ट्रेन यात्रा से जिसमें एक पुरुष और एक महिला कोलकाता जाने वाली गाड़ी में सवार हुए थे। वो पुरुष कोई और नहीं सज्जन सिंह ही था और वो स्त्री थी रमशा। सज्जन सिंह ने अपने बयान में कहा, जी मैं प्रेमनाथ जी की जूट मिल में काम करता था। वहीं मेरी दोस्ती अशरफ, मनोज और किशन से हो गई थी। अशरफ की बीबी सलमा की एक रिश्तेदार थी रमशा। वो तलाकशुदा थी और पहले शौहर से उसके 3 बच्चे थे। बड़ी बेटी रजिया 16 साल की थी। 37 साल की रमशा मुझे पसंद करने लगी थी और थोड़े ही दिनों में हम दोनों साथ साथ रहने लग गए थे। पर मेरे अंदर का शैतान मुझे और ज्यादा बेचैन कर रहा था साहब। मेरा झुकाव रजिया की तरफ बढ़ने लगा था।
रमशा मेरा नापाक इरादा भांप गई थी और शादी के लिए जिद करने लगी थी। उसके बढ़ते दबाव ने मुझे परेशान कर दिया और फिर एक दिन मैंने रमशा से छुटकारा पाने का प्लान बनाया। मैंने वादा किया कि अगर उसके माँ बाप इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं तो मैं उससे शादी कर लूँगा। और फिर 6 मार्च को हम दोनों वारंगल से कोलकाता की ट्रेन में सवार हो गए सरकार। रास्ते में मैंने रमशा की कोल्ड ड्रिंक में नींद की गोलियां मिला दी और जब वो कोल्ड ड्रिंक पीकर बेहोश हो गई तो मैंने उसके दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया। रास्ते में मौका पाकर मैंने रमशा को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया सरकार। ये सुनकर जांच अधिकारी को याद आया कि रेलवे पुलिस को एक महिला की डेड बॉडी मिली तो थी, मगर रमशा की शनाख्त नहीं हो पाई थी। फिर सज्जन सिंह ने बयान में आगे बताया कि वो बीच सफर से ही वारंगल लौट आया था और रमशा के बच्चों से झूठ कह दिया कि उनकी माँ कोलकाता में कुछ दिनों के लिए अपने माँ बाप के पास ठहर गई है। अब धीरे धीरे सज्जन सिंह ने 16 साल की रजिया को भी अपनी हवस का शिकार बना लिया। इधर अशरफ और सलमा को सज्जन सिंह की नीयत पर शक होने लगा था। उन्होंने कोलकाता फोन करके पूछा तो पता चला कि रमशा अपने माँ बाप के घर पहुंची ही नहीं थी। तभी देश भर में लॉकडाउन लग गया और इस दरमियान सज्जन सिंह चुपचाप रजिया के साथ रहता रहा। फिर 15 मई के आसपास सज्जन सिंह अचानक अशरफ और सलमा को मिल गया। दोनों ने उसे धमकाया कि उन्हें उसकी असलियत मालूम हो चुकी है और वो पुलिस में उसकी शिकायत करेंगे। ये सुनते ही सज्जन सिंह पर जैसे खून सवार हो गया। उसने 20 मई को नींद की गोलियां खरीदी और गोदाम पर अशरफ के घर जा पहुंचा। वहां अशरफ के बेटे का जन्मदिन मनाया जा रहा था और मनोज और किशन भी दावत में शामिल थे। इस तरह वो मासूम भी सज्जन सिंह की खूनी साजिश का शिकार हो गए। बयान के आधार पर जांच अधिकारी सचिन देव ने आगे पड़ताल की तो सज्जन सिंह के खिलाफ कई सबूत मिले। कत्ल से कुछ दिन पहले सज्जन सिंह ने नींद की गोलियों के बारे में गूगल सर्च किया था। उसके मोबाइल फोन में एट्रिवेन 2 mg के पत्ते का स्क्रीनशॉट भी मिला। सचिन देव ने वारंगल के एक मेडिकल स्टोर से पता किया कि सज्जन सिंह ने 16 और 18 मई को वहां से एट्रिवेन के 4 पत्ते खरीदे थे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी लिखा था कि मरने वालों की बॉडी में एट्रिवेन के अंश पाए गए। इसके अलावा सज्जन सिंह के मोबाइल फोन में रजिया के रेप का वीडियो भी मिला। अदालत में रजिया ने बयान दिया कि सज्जन सिंह उसके साथ रेप करता था। उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया। इन तमाम सबूतों के आधार पर जिला अदालत ने सज्जन सिंह को 28 अक्टूबर 2020 को मौत की सजा सुनाई। साथ ही उसके खिलाफ रेप और रमशा की हत्या के मामलों की जांच अभी जारी है। तो ये थी हमारी तीसरी और आखिरी कहानी। आपको हमारी तीनों कहानियाँ कैसे लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने को मिलती रहे। धन्यवाद और नमस्कार।